आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक बुराइयों के बारे में। साथियों, हम पर्यावरण अध्ययन की पिछली लगभग 5 कक्षाएं पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जाना है सामाजिक बुराइयों के बारे में, जिनमें प्रमुख सामाजिक बुराई बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज प्रथा के बारे में हम जान चुके हैं। साथियों, आज हम जिस सामाजिक बुराई पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है चोरी और नशाखोरी या धूम्रपान। तो आप सभी साथी कक्षा के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। आज की हमारी जो कक्षा है, पहली जो सामाजिक बुराई है हमारी चोरी। साथियों, चोरी को आप सभी साथी जानते होंगे, चोरी को क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप सभी साथी ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, चोरी को क्या कहा जाता है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति के विरुद्ध अपराध। क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। सचिव, क्या होती है चोरी, हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो चोरी होती है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की जो संपत्ति होती है उसको उस व्यक्ति की सहमति या स्वतंत्रता के बिना गैर कानूनी रूप से ले लेना या छीन लेना चोरी कहलाती है। पहले के जमाने में साथियों, जो चोरी की जाती थी वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए की जाती थी, जैसे रोटी, कपड़ा, इन सब की जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करती थी, उन सभी की चोरी की जाती थी। लेकिन जब व्यक्ति चोरी करता है तो आप सभी जानते होंगे कि चोरी की लत लग जाती है, एक तरीके से आदत पड़ जाती है। फिर चोर जो होता है, चोरी करने वाला, वो क्या करता है? बड़ी बड़ी चीजों की चोरी करने लग जाता है। अब वो जो चोरी करता है वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करता। अब वो जो चोरी करता है अपनी लाइफ को सुविधापूर्वक जीने के लिए, अपने आप को अधिक धनवान बनाने या फिर लग्जरी जिंदगी जिसे हम कहें, एक तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, इस तरह के ख्वाब वो देखता है। इस कारण वो चोरियां करने लगता है। साथियों, वो चाहता है कि मैं ही धनवान रहूं। इस प्रकार के कारण चोरी करने लग जाता है। आप सभी साथी जानते होंगे, चोरी में किसी भी प्रकार की चोरी आ सकती है। साथियों, जरूरी नहीं चोरी किसी संपत्ति की हो, सभी प्रकार की चोरियां हो सकती है। साथियों, जैसे हम कहें यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसकी स्वतंत्रता, उसकी सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से ले लेना। साथियों, जैसे ज्ञान की भी चोरी होती है। कैसे? आपके साथी दोस्त, आप जब 2-3 दोस्त साथ में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा आपके द्वारा बनाए गए नोट्स, आपने जो कंटेंट उपलब्ध किया है उसको चुराकर पढ़ते हैं, आप नहीं देते। इस प्रकार की चोरी सभी प्रकार की चोरियों की जुर्म में आती है। और सबसे बड़ी बात है साथियों, चोरी के लिए कोई भी अलग से कानून नहीं है। साथियों, चोरी के लिए कोई कानून नहीं है। आप सभी साथी ध्यान रखें, कोई अलग से चोरी के लिए स्पेशल कानून नहीं बनाया गया है। साथियों, जो चोरी है वो आईपीसी की धारा, जो भारतीय दंड संहिता है, उसके तहत एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता के तहत चोरी एक प्रकार से दंडनीय अपराध है। इसके चोरी करने पर व्यक्ति को दंड का प्रावधान है आईपीसी की धारा के तहत। और आईपीसी की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, वो धारा 378 से लेकर 462 तक की जो धाराएं हैं साथियों, वो चोरी से संबंधित है।
378 से लेकर 462 तक जो धाराएं हैं वो हमारी चोरी से संबंधित है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, आप सभी साथी से पूछा जा सकता है कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक चोरी से संबंधित धाराएं हैं। और साथ ही मुख्य रूप से जो धारा है 378 वो तो चोरी से संबंधित है, और जो 390 से लेकर 392 तक की जो धाराएं हैं वो डकैती से संबंधित है। डकैती क्या होती है साथियों? आप सभी साथी जानते होंगे कि डकैती जो होती है 2-5 लोगों के द्वारा मिलकर हिंसा करते हुए उसकी संपत्ति को छीन लेना, ये इसमें आता है, डकैती में आता है। और डकैती की 390 से लेकर 390 तक की धाराएं मानी जाती है। आप सभी साथी जानते होंगे चोरी करने का मुख्य कारण क्या होता है, व्यक्ति चोरी कब करेगा। साथियों चोरी का अगर आपसे मुख्य कारण पूछ लिया जाए, चोरी का मुख्य कारण, तो साथियों चोरी का मुख्य कारण होता है गरीबी। व्यक्ति के मन में चोरी करने का जो मन है कब आएगा, व्यक्ति को चोरी करने की इच्छा कब होगी, जब व्यक्ति के पास किसी चीज का अभाव होगा, व्यक्ति उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा सकता हो, तब जाके व्यक्ति गरीब होगा तो किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा, खरीद नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब उनके पास पेंसिल नहीं होती है तो वो दूसरे बच्चों की पेंसिल चुराते हैं। अगर उनको पहले से ही पेंसिल दे दी जाए तो क्या वो चोरी करेंगे? नहीं करेंगे साथियों। तो चोरी का जो मुख्य कारण है वो है हमारा गरीबी। आप सभी साथी ध्यान रखिए, आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चर्चा करेंगे नशाखोरी और धूम्रपान पर। आप सभी साथी हमारे साथ बने रहे, हम यहाँ पर आपके लिए बेस्ट में से एक कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आप सभी साथी अपनी तैयारी निरंतर रूप से करते रहे। लॉकडाउन जरूर है, अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और आपको ये जो समय मिला है इस समय का सदुपयोग करते हुए आप सभी साथी निरंतर रूप से तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्जाम जो है कभी भी हो आपको तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे अब करे चाहे बाद में करे। तो आप सभी साथी निरंतर रूप से तैयारी करते रहे और हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो कक्षाएं लगाई जा रही है उनका और भी साथी निःशुल्क जो कक्षाएं हैं उनका फायदा उठा सके। तो साथियों अगला जो बिंदु है हमारा सामाजिक बुराई में वो है नशाखोरी या धूम्रपान। साथियों नशाखोरी या धूम्रपान क्या होता है? नशाखोरी जो होता है किसी नशीले या मादक पदार्थों का सेवन कर लेना। धूम्रपान क्या होता है? जैसे तंबाकू गुटखा आदि जो आते हैं उनको जो हानिकारक जो धुआं होता है, धुएं को निगलना। जब व्यक्ति तंबाकू से युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तब धूम्रपान कहलाता है साथियों। तो किसी भी नशे करने वाली चीजों का जब व्यक्ति सेवन करता है तो वो नशाखोरी और धूम्रपान जैसे दुर्व्यसन से संबंधित होता है। तो आप सभी साथी जानते होंगे धूम्रपान नशाखोरी जो होता है व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। व्यक्ति जब नशा करता है तो उससे उसको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसी चीजें मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखाकर आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी साथी ये अनुमान लगा सकते हैं। आप सभी साथी जिस सामाजिक परिस्थिति में रह रहे हैं, सामाजिक समूह में रह रहे हैं, तो आप सभी साथी उन सबको जानते होंगे कि नशा करने से क्या दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, नशा करने से सबसे पहले अपने व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक है वो नुकसान होगा, व्यक्ति की जो आर्थिक संपत्ति उसको भी नुकसान होता है, व्यक्ति का परिवार में कलह होता है। इस प्रकार की हम कई समस्याएं देख सकते हैं। आप सभी साथी भी उन सभी समस्याओं से अवगत होंगे। साथियों अब जो नशाखोरी जो धूम्रपान है इसमें जो विशेष प्रकार के जो नशीले मादक पदार्थ है, हम उन नशीले मादक पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों जो हमारा पहला जो प्रमुख नशीले मादक पदार्थ है उसमें आता है उद्दीपक दवाएं। साथियों जो उद्दीपक दवाएं होती है वो क्या होती है? ये जो उद्दीपक दवाएं होती हैं वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। क्या करती है? ऐसी दवाएं जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। सॉरी साथी, जो उद्दीपक दवाएं होते हैं वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम नहीं करती, बढ़ा देती है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, ऐसी दवाएं जो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ा देती है। और इस प्रकार की जो दवाओं का जो प्रयोग करते हैं वो खिलाड़ी या फिर विद्यार्थी करते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनमें इस दवाओं को ले लेने से अस्थायी स्फूर्ति आ जाती है और वो कार्यों को अत्यधिक तीव्र गति से कर पाते हैं।
तो उद्दीपक जो दवाएं होती है मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाती है। और इनमें जो सबसे प्रचलित दवा है साथियों, इस प्रकार की उद्दीपक दवाओं में सबसे प्रचलित दवा, सबसे जो प्रचलित दवा है साथियों एम्फोटेमाइन। आप सभी साथी ध्यान रखें, इसमें जो सबसे प्रचलित दवा है वो है एम्फोटेमाइन। और इसकी सबसे खतरनाक दवा जो होती है उद्दीपकों में वो होती है कोकीन। सबसे खतरनाक दवा जो होती है कोकीन होती है। आज सुबह हमने प्रैक्टिस सेट में भी जाना था कि कोकीन जो होती है वो किस प्रकार की दवा होती है, कोकीन की प्रकृति कैसे होती है। तो कोकीन की जो प्रकृति होती है वो उद्दीपक होती है साथियों। और उद्दीपक दवाएं क्या होती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। कोकीन जो होता है साथियों, एक पादप आता है एरिथ्रोजाइलोन नामक कोका। एरिथ्रोजाइलोन कोका नामक जो पादप आता है उसके द्वारा ये प्राप्त होती है। एरिथ्रोजाइलोन कोका। एरिथ्रोजाइलोन जो कोका नामक जो पादप होता है उसकी पत्तियों से कोकीन प्राप्त होती है। और इसके कारण व्यक्ति को बेहोशी हो जाती है या फिर व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। इस प्रकार की समस्या कोकीन को ले लेने से होती है। साथियों अगला जो नशीला पदार्थ है, अगली जो नशीली दवा है उसके बारे में हम चर्चा करें तो अगला जो नशीला पदार्थ है वो है अवसाधक दवाएं। साथियों जो अवसाधक दवाएं होती है वो क्या होती है और अवसाधक दवाओं में क्या होता है। साथियों यहाँ पर जो उद्दीपक है वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाती है, लेकिन अवसाधक जो दवा होती है वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। क्या कर देती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। और ऐसी जो दवा होती है जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती है वो अवसाधक कहलाती है। और इनको मुख्य रूप से डाउनर्स भी कहा जाता है। अन्य जो नाम है अवसाधक दवाओं का डाउनर्स भी कहा जाता है। साथ ही जो अवसाधक दवाएं जो होती है उसमें अल्कोहल जो आती है हमारी शराब, वो भी इसी अवसाधक दवाओं की श्रेणी में आती है। कौन सी साथी, जो अल्कोहल है अर्थात जो शराब है इसी श्रेणी में आती है। कौन सी दवाओं की में, अवसाधक दवाओं में। और साथ ही जब व्यक्ति अल्कोहल शराब का अत्यधिक सेवन कर लेता है तो इससे व्यक्ति के कौन से अंग में बीमारी होती है। साथी यहां पर जो अल्कोहल शराब के अत्यधिक सेवन से, आप सभी साथी ध्यान रखें, अत्यधिक सेवन से यकृत अर्थात व्यक्ति का जो लीवर होता है उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो उपापचय क्रिया के द्वारा यकृत में वसा की मात्रा को बढ़ा देता है। और जिससे उत्पन्न जो बीमारी होती है वसा की मात्रा बढ़ जाने से यकृत लीवर में, उसे हम यकृत सिरोसिस क्या कहते हैं, यकृत सिरोसिस या फिर लिवर सिरोसिस कहते हैं। जिसे हम सीधे भाषा में कहें लिवर डैमेज। लिवर डैमेज हो जाता है साथी। आप सभी साथी एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम जानेंगे अन्य नशीली दवाओं के बारे में, अन्य नशीले पदार्थों के बारे में। साथियों आपको हमारी कक्षा कैसी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों अगली जो दवा है हमारी वो मुख्य रूप से स्वापक दवा है। हम जिसके बारे में, नशीले पदार्थ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वापक दवाएं। साथियों जो स्वापक दवाएं होती है वो क्या होती है,
स्वापक जो दवाएं होती है, अफीम के द्वारा बनाई जाने वाली जो दवाई होती है वो हमारी स्वापक कहलाती है। कौन सी साथियों? अफीम के द्वारा बनाई जाने वाली दवाई। अफीम के द्वारा बनाई जाने वाली दवा। साथियों, जो अफीम के द्वारा जो दवाएं बनाई जाती है या फिर ऐसे कहीं कृत्रिम रूप से ऐसी दवा तैयार करना जो अफीम की तरह नशा देती हो, उसे हम स्वापक दवाएं कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। और जो स्वापक जो दवाएं होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है अफीम, खुद अफीम के द्वारा ही जो दवा बनाई जाती है। तो दूसरी होती है हेरोइन और मॉर्फिन। ये 3 दवाएं होती है साथियों। मुख्य रूप से हम अफीम के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से स्वापक दवाओं में गिनी जाती है। साथियों, जो अफीम है इसको हम पोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोपी भी कहते हैं। और इसका जो पादप कुल है वो पेपेवरेसी है। जो पादप कुल है अफीम का, आप सभी साथी ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपेवरेसी, अफीम का जो पादप कुल है वो पेपेवरेसी कुल का है। साथियों, अफीम जो होता है, अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अफीम को काला सोना, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो काला सोना है वो कोयले को कहा जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर धूम्रपान नशाखोरी बात करें तो नशीले पदार्थ, तो अफीम को नशीले पदार्थों में काला सोना भी कहा जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और इसको काला सोना क्यों कहा जाता है? साथियों, जो अफीम का अधपका जो कच्चा फल होता है उसको हम कैप्सूल या डोडा कहते हैं। आप सभी साथी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। अफीम का जो कच्चा अधपका कच्चा फल होता है उसको हम कैप्सूल या डोडा कहते हैं। और उस कैप्सूल या डोडा में से जो दूध निकलता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। और उस लेटेक्स जो होता है, वो दूध जो होता है, वो सूख जाने पर काला हो जाता है। और इसी कारण हम अफीम को काला सोना कहते हैं। साथियों, अगली जो नशीला पदार्थ है हमारा, अगली जो मादक दवा है उसके बारे में हम चर्चा करें तो भांग, गांजा, चरस, हशीश, ये भी एक प्रकार से क्या है साथियों, नशीले पदार्थों में गिने जाते हैं। और ये जो पादप है कैनाइस सटाइवा से प्राप्त किए जाते हैं। कैनाइस सटाइवा, कैनाइस सटाइवा नामक पादप से ये सब दवाएं प्राप्त की जाती है। साथियों, बात करते हैं अगले नशीले पदार्थ की। अगली जो नशीली दवा है हमारी, जो मादक पदार्थ है, जिसमें आता है स्मैक, या फिर इसे हम कहें हेरोइन। इसे हम सफेद पाउडर भी कहते हैं और ब्राउन शुगर भी कहते हैं। आप सभी साथी इन सभी नामों को याद रखें। ब्राउन शुगर, और इनका जो रासायनिक नाम होता है स्मैक, हेरोइन, सफेद पाउडर, ब्राउन शुगर, ये भी एक मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। और इनका जो रासायनिक नाम होता है साथियों, रासायनिक जो नाम होता है इनका डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है साथियों। ठीक है, रासायनिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम के जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से है, तो आप सभी साथी इनको याद रखें। डाई एसिटिल मॉर्फिन इसका रासायनिक नाम है। और इनके अत्यधिक सेवन से, जब हम स्मैक या हेरोइन, सफेद पाउडर, ब्राउन शुगर, इसका अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो पुरुषों में बंजेता या बांझपन आ जाती है साथियों। इसके कारण जो प्रभाव होता है पुरुषों में बंजेता आ जाती है, अर्थात बांझपन। और मस्तिष्क का ह्रास होता है साथियों। मस्तिष्क ह्रास होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चर्चा करेंगे
कुछ और महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ जो कि धूम्रपान से संबंधित होंगे और इनको रोकने के लिए क्या कानून सरकार ने, क्या प्रावधान किए सरकार ने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें। आप सभी साथी कक्षा छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आ जाए, क्योंकि साथी जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिछली एग्जाम हुई हमारी 2015 और 17, उसमें प्रश्न यहाँ से पूछे गए, एक दो प्रश्न। तो आप सभी साथी सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये। साथियों, अगला जो हमारा जो महत्वपूर्ण नशीला पदार्थ है वो धूम्रपान से संबंधित है और वो है तंबाकू। और यहां से जो प्रश्न है तो पूछा गया है साथियों 2015 में शायद या फिर 11 में कोई से एग्जाम पूछा गया, मुझे कंफर्म नहीं साथियों, लेकिन पूछा गया है। साथियों, जो तंबाकू होता है इसका जो नाम होता है इसको हम निकोटिना टैबकैम भी कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, निकोटिना टैबकैम। निकोटिना टैबकैम भी कहते हैं साथियों। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धूम्रपान। तो धूम्रपान है बीड़ी, सिगार, सिगरेट, ये जो होती है चिलम, इनको हम जलाकर जो सेवन करते हैं, इनके धुएं को निकलते हैं और इनके धुएं को हम छाती तक, हमारा जो छाती है, फेफड़ा है, वहां तक जाता है और इस धुएं को हम नाक या मुंह के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो जो तंबाकू होता है वो निकोटिन टैबकैम भी कहते हैं इसे। और इसमें जो तंबाकू युक्त जो पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो हानिकारक जो पदार्थ होता है, ये प्रश्न पूछा गया था कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू युक्त जो पदार्थ होते हैं जो हानिकारक नशीले, उनमें तंबाकू युक्त पदार्थों में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। तो साथ ही इसमें जो निकोटिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। और इसके सेवन से, इस निकोटिन के सेवन कर लेने से व्यक्ति में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और मुख्यतः इससे जो बीमारी होती है, तंबाकू के अत्यधिक सेवन से जो मुख्य जो बीमारी होती है वो होती है कैंसर। साथियों, मुख्यतः जो तंबाकू के अत्यधिक सेवन कर लेने से जो बीमारी होती है वो होती है कैंसर। फेफड़ों में, मानसिक शक्ति में भी कमी होती है। इस प्रकार की जो मस्कुलर स्क्लेरोसिस जो बीमारी होती है वो भी इससे संबंधित होती है, अर्थात जो मांसपेशियां और शरीर जो हड्डियां होती है उनसे संबंधित बीमारी भी तंबाकू के अत्यधिक सेवन से होती है। तो तंबाकू से बनने वाले जो प्रश्न है हमारे यहाँ पर क्लियर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है और ये एक बीमारी। साथियों, जो अगला जो है हमारा धतूरा, एक प्रकार से ये भी हानिकारक पदार्थों में गिना जाता है। और धतूरा का जो वानस्पतिक नाम है साथियों वो है डटूरा स्ट्रोमोनियम। क्या है साथियों, डटूरा स्ट्रोमोनियम। साथियों, जो दोनों पादप है तंबाकू और धतूरा सोलेनेसी कुल के, आप सभी साथी ध्यान रखें, जो पादप कुल है वो हमारे सोलेनेसी कुल के। आपसे ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तंबाकू का जो पादप है कौन से कुल का है, तो सोलेनेसी कुल का है। ये जो दोनों पादप हैं धतूरा और तंबाकू, आप सभी साथी ध्यान रखें। और इस प्रकार की जो नशीली लत लग जाती है व्यक्तियों को, इस प्रकार की नशीली दवाई व्यक्ति खाने लग जाता है और इनकी आदतें लग जाती है। तो इस प्रकार की लत को छुड़ाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न हमारा रीट 2017 में पूछा गया था। मैं यहां पर बता देता हूं साथियों, नशीली दवाओं की लत या अत्यधिक सेवन को छुड़ाने के लिए
किस दवा का प्रयोग किया जाता है? आप सभी साथी आंसर कमेंट करें, इसका क्या आंसर है साथियों? पिछला जो हमारा रीट 2017 का पेपर हुआ था, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, हमने जो नशीले पदार्थ पढ़े, इनके अगर किसी व्यक्ति को लत लग जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? साथियों इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा पैथिडीन। क्या था साथियों? पैथिडीन। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चर्चा करेंगे इसके जो कानून, भारत सरकार ने जो कानून लगाए, राजस्थान सरकार ने, उन कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं, पहली बार हमारी कक्षा पर आए हैं, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली हमारी सभी कक्षाओं की नोटिफिकेशन उनको जल्द ही प्राप्त हो सके। साथियों इनका जो पहला प्रमुख जो कानून था, हम बात करें तो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम। कौन सा साथियों? सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम। निषेध कानून 2008। या फिर इसे हम कहें तंबाकू निषेध कानून 2008, जिसको लागू किया गया 2 अक्टूबर 2008 को। कब लागू किया गया साथियों? 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया। साथियों इसका ये जो कानून बनाया गया, किस लिए बनाया गया? क्योंकि जो सार्वजनिक जो स्थल है, सार्वजनिक जो जगह है, वहां पर धूम्रपान करना निषेध कर दिया गया। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध कानून या फिर तंबाकू निषेध कानून भी इसे कहते हैं। इनके कारण सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे मंदिर है, विद्यालय है, कई प्रकार के सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहां पर धूम्रपान करना निषेध कर दिया गया। क्योंकि जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनको इस धूम्रपान से बचाया जा सके, अप्रत्यक्ष रूप से जो हानियां होती है उसको बचाया जा सके। और इसके लिए अगर कोई सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसको 200 रुपए का जुर्माना, कम से कम जो 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है साथियों, कम से कम 200 रुपए का जुर्माना बताया गया साथियों। साथियों अगला जो कानून आया, सिगरेट कानून। सिगरेट जो कानून था साथियों 1975 का, कब लागू किया गया? 1975 में लागू किया गया। और इस कानून में क्या कहा गया? इस कानून में कहा गया कि जो सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर ये लिखना होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार का कानून ये बनाया गया। लेकिन इस कानून से सिर्फ सिगरेट के पैकेट पर ही लिखना अनिवार्य किया गया था। साथियों एक कानून था सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ कानून 1952। सिनेमेटोग्राफ कानून 1952। साथियों ये जो कानून था सिनेमेटोग्राफ कानून, इसके तहत जो हमारी जो फिल्में आती है, जो मूवीज आती है, उसमें कोई भी तंबाकू का सेवन करता हुआ सीन दिखाया जाता है। आप सभी साथ ही देखते होंगे, कोई भी सीरियल वगैरह जो भी देखते हैं उस पर नीचे लिखा हुआ आता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वो इसी अधिनियम के तहत आता है साथियों। ऐसा कानून लगा दिया गया है सिनेमेटोग्राफ कानून अधिनियम के तहत कि कोई भी सीरियल या फिल्म दृश्य जो भी दिखाया जाएगा उसमें अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो वहां पर लिखा होगा, नीचे लिखना, चेतावनी के रूप में लिखना होगा साथियों। और जो तंबाकू जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है नशीले पदार्थों का, उसके पैकेट पर 85% भाग पर यह लिखना अनिवार्य किया गया। एक विचित्र चित्र बनाया जाए और उसके नीचे चेतावनी लिखी जाए कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे आप सभी साथी देखते होंगे
तंबाकू युक्त जो पदार्थ आते हैं या फिर जो मंजन आते हैं उसमें लिखा हुआ होता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसी जो शर्त है वो इस कानून के तहत बनाई गई। साथियों अगले कानून के बारे में हम चर्चा करते हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो। साथियों जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, अगला जो हमारा प्रावधान है, नारकोटिक्स ब्यूरो एक संस्थान है नारकोटिक्स ब्यूरो की जो स्थापना की गई थी वो मार्च 1986 में की गई। कब की गई साथियों? मार्च 1986 में की गई। और इसका जो कार्य क्या था, ये जो संस्थान था, जो भी कंपनी तंबाकू उत्पादों का निर्माण करती है उनकी जांच पड़ताल करना नारकोटिक्स ब्यूरो के अंतर्गत आता है। साथियों नारकोटिक्स ब्यूरो की संस्था होती है, वो जांच करती है कि इनमें कितना मिश्रण किया गया है, इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है नारकोटिक्स ब्यूरो। साथियों अगला जो संस्था है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक संगठन था साथियों WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट में WHO कहते हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई। कब की गई साथियों? 7 अप्रैल 1948 को। आप सभी साथी ध्यान रखें। और केंद्रीय नारकोटिक्स जो ब्यूरो था इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है साथियों। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप सभी साथी ध्यान रखिए। तो WHO के अनुसार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। और साथियों तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है। आप सभी साथी इन डेट को भी याद कर ले, इन दिनों को भी याद कर ले, क्योंकि इस डेट से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तंबाकू जो निषेध दिवस है वो मनाया जाता है 31 मई को। और साथियों एक और दिवस है नशा मुक्ति दिवस। ये 3 डे इस नशाखोरी धूम्रपान से संबंधित है। नशा मुक्ति दिवस, नशा मुक्ति जो दिवस है 26 जून को मनाया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ये 3 दिवसों को आप याद कर रहे हैं। साथियों चर्चा करते हैं अगली एजेंसी के बारे में, अगली कानून के बारे में। साथियों एक संस्थान थी नाडा। नाडा की स्थापना की गई। तो नाडा जो है साथियों क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है नोडल एजेंसी डोपिंग टेस्ट। नोडल एजेंसी डोपिंग टेस्ट। इसकी जो स्थापना थी साथियों 24 नवंबर 2005 को की गई। कब की गई साथियों? 24 नवंबर 2005 को की गई साथियों। 1905 में 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना की गई। और जो नाडा है नेशनल एजेंसी डोपिंग टेस्ट, ये क्या होता है साथियों? एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इस पर जो अधिकार होता है वो खेल मंत्रालय का होता है। जो खिलाड़ी होते हैं, डोपिंग क्या होता है साथियों? डोपिंग जो है जो खेल स्तर पर कोई भी खिलाड़ी खेल खेलते समय यदि किसी नशीले पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो वो डोपिंग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वो नशीले पदार्थों का सेवन करना खेल खेलते समय ही डोपिंग कहलाता है। और उसकी जांच करने का जो कार्य करती है वो नेशनल एजेंसी डोपिंग टेस्ट अर्थात नाडा करती है। एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। और इसका जो वो अधिकार है, इस पर जो अधिकार है वो खेल मंत्रालय का है साथियों। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अभी जो फिलहाल में बनाए गए हैं वो सुनील सेठी है साथियों। नाडा एजेंसी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील सेठी है। साथियों राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। और वर्ल्ड स्तर पर जो कार्य करती है वो है हमारी वाडा। क्या है साथियों?
वाडा। आप सभी साथ ध्यान रखिए, वाडा का मतलब वर्ल्ड एजेंसी डोपिंग टेस्ट, वर्ल्ड एजेंसी डोपिंग टेस्ट। और इसकी जो स्थापना थी 10 नवंबर 1999 को की गई। और ये जो कार्य करती है एक विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होते हैं हमारे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एथलेटिक गेम्स, उसमें ये जांचने का प्रयास करते हैं कि कोई खिलाड़ी नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए तो नहीं खेल रहा है। अब सभी साथी, और अगला जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है साथियों, केंद्रीय तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र साथियों, केंद्र तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है साथियों? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब सभी साथी ध्यान रखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, यहां पर आपके लिए बैच में से कंटेंट जरूर उपलब्ध करवाया जाएगा, बस आप निश्चित रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। साथियों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के साथ मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर करवाए जा रहे हैं। जो भी साथी अभी तक हमारे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो कक्षा में यहाँ पर जो भी प्रश्न छूट जाएंगे, मिस हो जाएंगे, वो सभी प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों का समावेश किया जाता है, तो आप सभी साथी प्रैक्टिस सेट देखना ना भूलें। साथियों, राज्य स्तर पर जो सर्वप्रथम तंबाकू को निषेध करने के लिए जो कार्य किया गया है, राज्य स्तर पर सर्वप्रथम तंबाकू निषेध जो कार्यक्रम किया गया, तंबाकू को निषेध करने के लिए जो जिम्मा उठाया, सर्वप्रथम जो वो नई दिल्ली ने उठाया साथियों, नई दिल्ली ने। और कब किया साथियों? 1996 में इन्होंने, नई दिल्ली ने 1996 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया था साथियों। और दूसरे नंबर पर जो, सर्वप्रथम के बाद दूसरे नंबर पर जो तंबाकू निषेध किया गया वो गोवा में किया गया साथियों। कहां किया गया? गोवा में किया गया। और 1997 में किया गया साथियों तंबाकू निषेध। आप सभी साथी ध्यान रखें। और देश का पहला जो धूम्रपान रहित शहर था कौन सा था साथियों? आप सभी साथी कमेंट करें, जानते होंगे साथियों। देश का पहला धूम्रपान रहित शहर जो है साथियों हमारा झुंझुनू है। वो साथियों कब बना था? देश का पहला धूम्रपान रहित शहर हमारा झुंझुनू है, जो कि 2007 में बना था। कब बना था साथियों? 2007 में बना। साथियों, राज्य सरकार ने एक, हमारी जो भर्तियां होती है उसमें एक विशेष प्रावधान रखा। 4 अक्टूबर 2013 को एक प्रावधान रखा गया। राज्य सरकार, राजस्थान सरकार विशेष प्रावधान जो कि भर्ती से संबंधित था। हमारी जो भर्तियां होती है, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में जो भर्ती होती है उसमें कब किया साथियों? 4 अक्टूबर 2013 को। इसलिए प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरी लगते समय, सरकारी नौकरी लगने वाले व्यक्ति से प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि वो सरकारी कार्य करते समय किसी भी प्रकार के नशीले या मादक पदार्थ तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। ऐसी पहल करने वाला राजस्थान जो राज्य है, देश का प्रथम राज्य था।
ऐसी पहल करने वाला जो राजस्थान राज्य था, देश का पहला राज्य था। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें। साथियों, आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, हम मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे। धन्यवाद साथियों। DR ब्रदर क्लासेज।